एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पोटासियम परमैंगनेट को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें जो हम रिएक्शन करते हैं उनको ट्रिक के साथ कैसे याद किया जाता है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि पोटासियम परमैंगनेट के यूजेस क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे केमिक्लू चैनल के साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, पोटासियम परमैंगनेट। देखो, पोटासियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसकी जो मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करी जाती है वो +7 होती है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाएगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन में क्या होगा, हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, पोटासियम परमैंगनेट की जो प्रिपरेशन करी जाती है वो पायरोलुसाइट ओर से करी जाती है। हम पायरोलुसाइट ओर को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बेसिक मीडियम के साथ में। फिर क्या बनता है, हमारा बनता है पोटासियम मैंगनेट। फिर पोटासियम मैंगनेट से पोटासियम परमैंगनेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम लिखेंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। इसको कहां से बनाया जाता है, किसका इस्तेमाल करके, पायरोलुसाइट ओर का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। एग्जाम में कभी कभी पायरोलुसाइट ओर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पायरोलुसाइट ओर का फॉर्मूला होता है MnO2। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और किसी चीज को गर्म करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, रोस्ट करना कहलाता है। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट, उसमें क्या करते हैं हम, ओर इज रोस्टेड। जो ये पायरोलुसाइट ओर है उसे गर्म किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओर इज रोस्टेड का मतलब होता है गर्म करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओर इज रोस्टेड इन एल्कली मीडियम क्या होता है, एल्कली मीडियम होता है बेसिक मीडियम, यानी हम इसके अंदर कुछ ना कुछ बेस डालेंगे और यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान हम जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो KOH इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लिख लेते हैं, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हमने ले ली पायरोलुसाइट ओर MnO2 प्लस में, फिर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया बेस KOH। ये बेस है हमारे पास में और इसको हम क्या कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, यानी इसको गर्म कर रहे हैं। हमने गर्म का सिंबल लगा दिया डेल्टा, ठीक है। और ऊपर क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। तो जब इसको रोस्ट किया जाता है एल्कली मीडियम के अंदर तो सबसे पहले बनता है पोटासियम मैंगनेट और पोटासियम मैंगनेट का फार्मूला होता है K2MnO4। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है इसका नेम, पोटासियम मैंगनेट। ये पोटासियम मैंगनेट बन जाता है। फिर आपने एक चीज याद रखनी है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एसिड डाला जाए या फिर बेस डाला जाए तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे बेस डाला गया है तो यहाँ पे भी क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 और +4 से कहाँ गया है, यहाँ पे जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो +4 से कहाँ गया है, +6 की तरफ गया है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन हमने क्या करना था, देखो +6 और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यानी हमें इसका फर्दर क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करवाना पड़ेगा। तो इसका पोटासियम मैंगनेट का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है सेकेंड स्टेप के अंदर, उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करवा के। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड, इसमें आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पोटासियम मैंगनेट इज डन बाय पासिंग, क्या पास करवाई जाती है, क्लोरीन गैस। हम इसके अंदर से जैसे ही क्लोरीन गैस पास करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब पोटासियम मैंगनेट का फार्मूला है K2MnO4, इसके अंदर हमने क्लोरीन गैस पास आउट करवा दी, अब ये बन जाएगा KMnO4, जिसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6, अब यहाँ पे हो जाएगी +7। और ये जो क्लोरीन गैस है यहाँ पे क्या बन के बाहर निकल जाती है, KCl बन के बाहर निकल जाते हैं।
तो अगर इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया हमारा पोटासियम परमैंगनेट और इस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन लिख के आनी होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स कि किस तरीके के ये कलर शो करता है और किससे इसको बचाना चाहिए। इसके मेन पॉइंट्स में आप क्या बातें बताएंगे, आप पहली बात बताएंगे कि ये जो KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट है, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है और जब क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं इसके, तो इसकी जो शेप आती है पर्पल कलर की वो कैसी आती है, मतलब नीडल शेप होती है इनकी क्रिस्टल्स की। तो पहला मेन पॉइंट आप ये बताएंगे कि अपॉन क्रिस्टलाइजेशन के दौरान वी गेट, हमें क्या मिलता है, पर्पल कलर्ड क्रिस्टल्स, हमें पर्पल कलर के क्रिस्टल मिलते हैं ऑफ KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट के ऑफ नीडल शेप, और उनकी शेप कैसी होती है, सुई जैसी होती है, नीडल शेप, है ना। और सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि जो पोटासियम परमैंगनेट है उसको कहाँ पे रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए डार्क बॉटल्स के अंदर और ठंडी जगहों के अंदर रखना चाहिए इनको, क्योंकि अगर हम इन्हें लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज से हमारा मतलब है कि पोटासियम परमैंगनेट जिन चीजों से मिलके बना होता है उन्हीं के अंदर डिकम्पोज हो जाता है अगर लाइट की प्रेजेंस में आता है तब। कैसे रिएक्शन चलती है देखो इसकी, जैसे हमारे पास में पोटासियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, अगर हम इसको लाइट की प्रेजेंस में हीट कर देंगे या फिर लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो ये जिन चीजों से मिलके बना था उन्हीं के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। किन किन चीजों से मिलके बना था ये पोटासियम परमैंगनेट, एक तो पोटासियम मैंगनेट से मिलके बना था K2MnO4, इसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। सेकंड किससे मिलके बना था, पायरोलुसाइट ओर से मिलके बना था, तो ये MnO2 के अंदर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और तीसरा हमने इसके अंदर क्या करी थी, जब इसको रोस्ट किया था तो हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट किया था, तो यहाँ पे क्या निकलती है, ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये डिकम्पोज हो जाता है अगर हम इसे डार्क बॉटल या फिर कूल प्लेसेस पे नहीं रखेंगे तो। अब हम देखते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 कि KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो पोटासियम परमैंगनेट होता है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज से हमारा क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन करने से है। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, दूसरों से तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलवाता है और उन इलेक्ट्रॉन को खुद क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों को तो ये ऑक्सीडाइज करवा देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे KMnO4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या होते हैं, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हेंस, इसीलिए क्या हो जाएंगे, हेंस इट गेट रिड्यूस्ड, इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। हेंस इट गेट रिड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये उन स्पीसीज से आएंगे जिनका ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करता है तो वो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ये KMnO4 है, अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख दूं तो आयनिक फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, MnO4 नेगेटिव, इसी तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7, ठीक है। और इसका जो मोलर मास होता है, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास आएगा इसका 158, इतना इसका मोलर मास आ जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 5 इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही गेन करेगा, अब देखो ये +7 के अंदर है, जैसे ही ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मैंगनीज बन जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से ये कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये करता है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम, या तो बेसिक मीडियम हो सकता है या फिर न्यूट्रल मीडियम हो सकता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो उस मीडियम के अंदर ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +4 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंगनीज +4 के अंदर कन्वर्ट हो गया।
और थर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के अंदर करता है। तीसरा आप क्या याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मोलर मास डिवाइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेनली तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये n फैक्टर की वैल्यू 4 बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो कि हमने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर पढ़ लिया था। तो यहाँ पे सिंपल आप याद रखेंगे कि इसका जो चौथा फैक्टर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। तो इसका मोलर मास कितना था, मोलर मास था इसका 158। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा 5। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड वाले का अगर आप करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा 158 और डिवाइड में कितने इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डिवाइड में 3 आ गया। और नीचे वाले का अगर इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 158 और डिवाइड में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर आपसे इनका कलर पूछ लिया जाता कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव का कलर क्या होता है तो आप याद रखेंगे कि इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। Mn+4 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन। और इसका जो Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है इसका कलर होता है ग्रीन। ये आप बातें याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं और इसका जो एसिडिक एक्शन होता है निम्न मतलब कंपाउंड्स के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, या तो आप इस नाम से जान सकते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं अब हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी हैं एसिडिफाइड KMnO4 की। सबसे पहले हम जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम आयनिक फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम किस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआती स्टेज में हम आयनिक फॉर्म के अंदर इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करने से पहले हमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब क्या है। देखो KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे H2SO4 को इन्वॉल्व करते हैं। किसे इन्वॉल्व करते हैं, H2SO4 को। अगर आपसे पूछा जाए कि हम यहाँ पे KMnO4 को एसिडिफाइड करने के लिए H2SO4 का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे HCl का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जो H2SO4 होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या काम करते हैं, ये रिएक्शन के अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और HCl क्या होता है, HCl कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता। अब इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या लेना देना भाई, क्यों हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे H2SO4 ऐड किया जाता है एसिडिफाइड करने के लिए, ताकि इस KMnO4 की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से ना हो, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल से KMnO4 की रिएक्शन हो जाती है तो ये फिर से उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है जिनसे ये मिलके बना था। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ये जो KMnO4 है, अगर हमने यहाँ पे क्या नहीं डाला होता, H2SO4 नहीं डाला होता, तो ये क्या करता, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता, जिन मॉलिक्यूल से ये मिलके बना था, किन किन से मिलके बना था, एक तो ये पायरोलुसाइड ओर से मिलके बनता है, उसके अंदर ये ब्रेकेज हो जाती है उसकी। दूसरा ये बेस से मिलके बनता है, KOH जो हमने बेस डाला था शुरुआत में प्रिपरेशन के अंदर। और तीसरी हमने क्या डाली थी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाले थे। तो अगर हम इसके अंदर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं डालते हैं तो ये KMnO4 हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है और जिन मॉलिक्यूल से ये बनता है मिलके उन्हीं के अंदर फिर से डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 से हमारा मतलब है कि हम उसके अंदर H2SO4 डाल रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम इसकी एक मेन रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देख रहे हैं एसिडिफाइड KMnO4 का, यानी हम जो रिएक्शन करने वाले हैं शुरुआत में वो एसिडिक मीडियम के अंदर करने वाले हैं। और एसिडिक मीडियम के अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो रिएक्शन कैसे चलती है, इसकी जो मेन रिएक्शन रहने वाली है
वो आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि ये हर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व रहेगी मेन रिएक्शन हमारी। क्या होता है, आयनिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो जो पोटासियम परमैंगनेट के आयन होते हैं यानी MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। और एसिडिक मीडियम का मतलब है कि हम यहाँ पे H2SO4 डाल रहे हैं, और आयनिक फॉर्म में एसिडिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, H पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव हमने आयन लिख दिए। ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन चल रही है जो मेन रिएक्शन है। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाना और खुद उनको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। आगे हम इनकी रिएक्शन करेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जब इसका एक्शन देखेंगे हम मोर साल्ट के ऊपर, ऑक्सालिक एसिड के ऊपर, पोटासियम आयोडाइड के ऊपर, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन निकलवाता है और उन इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम के अंदर। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन जैसे ही होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +7, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे हमने एसिड डाल दिया। हमने ये भी बताया था कि अगर हम रिएक्शन के अंदर एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जरूर रिलीज होंगे, और अगर यहाँ पे एसिड डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज होंगे ही, ये तो क्लियर बात थी। अब देखो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कितने H पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। अब वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो एक के लिए तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 के लिए कितने चाहिए, 8 H पॉजिटिव आयन चाहिए हैं। तो यहाँ पे ये 8 H पॉजिटिव आयन हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जो निकलते हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये है हमारी मेन रिएक्शन, इसको आपने याद रखना है। और इसके रिगार्डिंग हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे H2SO4 इज एडेड, कि H2SO4 को ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ KMnO4, कि KMnO4 को हाइड्रोलिसिस होने से बचाया जा सके, एज वेल एज प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और उसे वो एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पे इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, HCl का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या फिर इनका जो एसिडिक एक्शन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो किस तरीके से चलता है, उनको हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। पहली जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो है एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस मोर साल्ट के साथ में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम पहले आयनिक फॉर्म में देख रहे हैं, इसके बाद में हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मोर साल्ट है, यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने के लिए सबसे पहले आपको मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हमारी मेन रिएक्शन क्या थी, हमारी मेन रिएक्शन थी MnO4 नेगेटिव, प्लस में ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था एसिडिक मीडियम के अंदर यानी 8 H पॉजिटिव आयन के अंदर, और ये हमें क्या बना के दे रहा था, ये मैग्नीज +2 बना रहा था, और 4 मॉलिक्यूल ये हमें वाटर के बना के दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आयरन 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा, ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा एलिमेंट से और खुद क्या कर लेगा, उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो आयरन 2 पॉजिटिव है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आयरन 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर। तो इसने इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलवाए, देखो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव की तरफ गया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन निकलवाया। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, तो इसका तो इसने क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। अब इनको इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कौन करेगा, ये मैग्नीज ये कर लेगा, ये जो KMnO4 है इसे ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, खुद तो रिडक्शन शो करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देगा और खुद क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे इसको तो ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है और खुद रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन निकल कितने रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो इसकी क्या करवा देता है, 5 से मल्टीप्लाई करवा देता है। अब जब हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी 5 आयरन 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 5 Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसकी हमने क्या लिखनी होती है, फिर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है। तो जिससे जो कट रहा है उसे काट दो। देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट गए, और कुछ कट रहा है, और अगर कुछ भी नहीं कट रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, और राइट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड लिख दो। तो देखो क्या क्या चीजें हैं, पहला क्या है, MnO4 नेगेटिव है, ये हमने लिख दिया, प्लस में फिर क्या है, 8H पॉजिटिव है, तो ये भी लिख दिया। फिर क्या है, देखो नीचे की तरफ आ जाओ, क्योंकि ऊपर तो अब है नहीं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे है, ये क्या है, 5 आयरन 2 पॉजिटिव है। नेक्स्ट साइड क्या है, ये है Mn2 पॉजिटिव,
फिर हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल, और फिर क्या हैं, फिर बचे हुए हैं 5 आयरन 3 पॉजिटिव, 5 आयरन 3 पॉजिटिव। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपकी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस ऑक्सालिक एसिड के साथ में। अब ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है COOH ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने तो रिएक्शन किस में देखनी है, आयनिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी मेन रिएक्शन लिख देंगे। तो लिख दो, मेन रिएक्शन क्या थी हमारी, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8H पॉजिटिव, और ये क्या निकाल रहा था, मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस में 4 मॉलिक्यूल वाटर के। अब ये जब आयनिक रिएक्शन के अंदर होता है, यानी आयनिक फॉर्म के अंदर ये जब होता है तो क्या देता है, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे कितने CO2 हैं, एक तो ये रहा CO2, एक ये रहा CO2, तो 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं, CO2 के निकल जाते हैं। और ये जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। अब इसे रिडक्शन करने के लिए चाहिए थे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, निकल कितने रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दो इनको मल्टीप्लाई। देखो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 बन जाएगा, और ऊपर वाली जब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 16H पॉजिटिव बन जाएंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8H2O आ जाएगा। अब जो चीज़ें बची हैं उन्हें क्या कर देते हैं हम, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए काटा पिट्टी कर देते हैं। तो देखो जो सेम है उन्हें काट लो। देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और कुछ अगर कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और राइट हैंड साइड वाली चीज़ें राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख दो भाई, इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो 2 MnO4 नेगेटिव ये आ गया प्लस में, यहाँ पे और क्या है 16H पॉजिटिव प्लस में, फिर ये लिखा जाएगा, ये क्या है 5 COO नेगेटिव COO नेगेटिव। फिर क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट साइड क्या लिखोगे, देखो 2 Mn2 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 2 Mn2 पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा 8 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो वाटर के लिख दो प्लस में, फिर क्या आ जाएगा 10 मॉलिक्यूल CO2 के आ जाएंगे, तो 10 मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे CO2 के। तो इस तरीके से आपने ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी है। अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपकी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करने के लिए हमने मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लिख दो पहले आप मेन रिएक्शन क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8H पॉजिटिव आयन, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा मैंगनीज +2 आयन प्लस में 4 मॉलिक्यूल वाटर के आ जाएंगे। अब पोटासियम आयोडाइड अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर होता है +1 चार्ज, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज, तो यहाँ पे 2 I नेगेटिव आयन आ जाते हैं, 2 I नेगेटिव आयन आ जाएंगे। और 2 I नेगेटिव से क्या बदलेगा, आप देखो यहाँ पे ये क्या बना देता है, यहाँ पे ये आयोडीन बना देता है, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब इसे चाहिए थे कितने, चाहिए थे इसे 5 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने के लिए, और निकल रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करवा दो 5 से और ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो करवा दो, देखो 5 के जब मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10। ये तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लग जाएगा 8। इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए जो कट रहा है उसे काट दो और बाकी एज इट इज लिख दो। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड लिख दो, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख दो भाई, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 2 MnO4 नेगेटिव बचा है, प्लस में 16H पॉजिटिव बचा है, प्लस में 10 I नेगेटिव बचे हैं, फिर क्या बचा है 2 Mn2 पॉजिटिव बचा है, प्लस में 8 मॉलिक्यूल वाटर के बचे हैं, और प्लस में क्या आ गया 5 मॉलिक्यूल आयोडीन के आ गए, 5 मॉलिक्यूल आयोडीन के आ गए।
ये थी हमारी थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस स्टेनस क्लोराइड, इसके साथ में है। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने के लिए सबसे पहले हमें मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लिख दो, क्या थी हमारी मेन रिएक्शन, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन, और ये दे रहा था मैंगनीज +2 और 4 मॉलिक्यूल हमें वाटर के दे रहा था। अब स्टेनस क्लोराइड को अगर हमने आयनिक फॉर्म में लिखना है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो टीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये क्या करवाता है, जो एसिडिफाइड KMnO4 है ऑक्सीडाइज करवाता है टीन को, और ऑक्सीडाइज +2 फॉर्म से किस में करवा देता है, ये +4 में करवा देता है। यानी टीन जो यहाँ पे +2 फॉर्म में है ये कन्वर्ट हो जाता है +4 फॉर्म में। अब यहाँ पे +2 से +4 में गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं। तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, रिलीज कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो करवा दो, देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे जब 10 आ जाएगा। हो गया। अब ऊपर वाले का काम खत्म कर दो। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 16 H पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल। हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो और बाकी चीजें एज इट इज लिख दो। तो देखो इससे तो ये कट गया, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड लिख दो, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिख दो। तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस में 16 H पॉजिटिव प्लस में 5 टीन 2 पॉजिटिव, और फिर क्या है, देखो अब उस साइड आ गए हम, तो उस साइड क्या बचा है, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस में 8 वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस में क्या है 5 टीन 4 पॉजिटिव, 5 टीन 4 पॉजिटिव। तो ये थी हमारी फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फिफ्थ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फिफ्थ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है हमारी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस पोटासियम नाइट्राइट। पोटासियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है KNO2, यहाँ पे K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने से पहले हमें पहले क्या लिखनी पड़ेगी, मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लिख दो पहले मेन रिएक्शन क्या थी हमारी, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन, ये हमें दे रहा था मैंगनीज +2 और 4 मॉलिक्यूल वाटर के हमें दे रहा था। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जब ये आयनिक फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये NO2 नेगेटिव होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO3 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, NO2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है NO3 नेगेटिव के अंदर। अब यहाँ पे जब ये आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, और यहाँ पे जब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। तो +3 से +5 की तरफ अगर ये जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब देखो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, ये आएगा इस वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो देखो एक ऑक्सीजन तो इसने इसको दे दी, अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन आयन बच गए। तो ये 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन बन के। अब देखो इसको रिड्यूस होने के लिए चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, रिलीज कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से आपको क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। तो करवा दो इनकी मल्टीप्लाई। देखो 5 से जब करवाएंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएंगे 10 H पॉजिटिव आयन। ये तो हो गया इसका काम खत्म। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएंगे 16 H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे आ जाएंगे 2 Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल। इसका काम भी खत्म हो गया। अब जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो और बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो। तो देखो क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब यहाँ पे हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो 8 में से अगर 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। तो ये 8 वाटर मॉलिक्यूल कट जाते हैं और यहाँ पे बच जाते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया। अब देखो और क्या कट रहा है। अब देखो यहाँ पे हैं 10 H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे हैं 16 H पॉजिटिव आयन।
तो 16 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 H पॉजिटिव आयन। तो ये वाले यहाँ से कट जाते हैं और यहाँ पे बच जाते हैं 6 H पॉजिटिव आयन। ये हो गया। और देखो और कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो इनको एज इट इज लिख दो। तो देखो लिख देते हैं इनको। यहाँ पे क्या है, क्या क्या बचा हमारे पास में, 2 MnO4 नेगेटिव बच चुका है, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस में, और क्या बचा यहाँ पे 6 H पॉजिटिव आयन बचे हैं प्लस में, और क्या बच गया 5 NO2 नेगेटिव आयन बचे हैं। ये हो गया। उस साइड देखो, अब उस साइड क्या बचा है, 2 Mn2 पॉजिटिव आयन बचे हैं, तो 2 Mn2 पॉजिटिव आयन हो गए प्लस में 3 मॉलिक्यूल वाटर बचे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर हो गया प्लस में, और क्या बचा है 5 मॉलिक्यूल NO3 नेगेटिव बचे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल NO3 नेगेटिव के हो गए। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी होती हैं। अब हम 6th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपकी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने से पहले आपको मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और उसमें आपको याद होना चाहिए कि सोडियम सल्फाइड यानी इसके ऊपर जो चार्ज होता है SO3 के ऊपर वो 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपने मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो लिख दो। क्या थी मेन रिएक्शन, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन, फिर क्या था Mn+2 और फिर क्या थे 4 मॉलिक्यूल वाटर के थे। ये हमने मेन रिएक्शन लिख दी। अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि जो सल्फेट SO3 2 नेगेटिव आयन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर आयनिक फॉर्म में। तो SO3 2 नेगेटिव ये कन्वर्ट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4, और यहाँ पे जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। इसका मतलब सल्फर +4 से +6 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब इसके पास में पहले कितने ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो ये 1 ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये आता है वाटर मॉलिक्यूल में से। तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन शो करता है। अब 1 ऑक्सीजन तो इसने इसको दे दी, बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ये बाहर निकल जाते हैं। अब इसको रिड्यूस होने के लिए चाहिए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, निकल कितने रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएंगे 10 H पॉजिटिव आयन। ये तो हो गया, इसका किस्सा खत्म हो गया। अब ऊपर वाला देखो +2 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 16 H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 मॉलिक्यूल वाटर। इसका किस्सा भी खत्म हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, बाकी चीजें एज इट इज लिख दो। तो देखो क्या क्या कट रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये कट के कितने वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 10 H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे कितने हैं 16 H पॉजिटिव आयन है, तो 10 H पॉजिटिव आयन से 10 तो कट जाएंगे, बचेंगे कितने यहाँ पे बच जाएंगे 6 H पॉजिटिव आयन। और देख लो कुछ कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख दो, जो चीजें बची हैं तो लिख दो इनको। क्या क्या बचा है देखो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस में 6 H पॉजिटिव आयन प्लस में 5 SO3 2 नेगेटिव आयन, 5 SO3 2 नेगेटिव आयन। यहाँ पे हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड वाला देखो क्या है, 2 Mn2 पॉजिटिव आयन प्लस में 3 मॉलिक्यूल वाटर हो जाता है, फिर क्या बचा है 5 मॉलिक्यूल सल्फेट के बचे हैं, तो यहाँ पे लिख दो 5 मॉलिक्यूल SO4 2 नेगेटिव। तो ये थी हमारी 6th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं 7th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। 7th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस H2S गैस। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने से पहले सबसे पहले हमें मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो लिख दो मेन रिएक्शन क्या थी हमारी, MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है मैंगनीज +2 और 4 मॉलिक्यूल वाटर। ये हो जाते हैं, ये हो गई हमारी मेन रिएक्शन। अब देखो किसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, इसने H2S की करवानी है। तो यहाँ पे जो ये H2S गैस होती है, यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2।
अब ये जो सल्फर 2 नेगेटिव है यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के दौरान, ये होता है सल्फर 0 के अंदर। तो -2 से जब 0 के ऊपर जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब बचा क्या, हाइड्रोजन आयन बच गए, तो 2 हाइड्रोजन आयन बचे हैं, तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाते हैं। अब रिड्यूस होने के लिए चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, निकले कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई करवा देता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो करवा दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 10 H पॉजिटिव आयन। इसका काम खत्म हो गया। अब ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो इस पे आ जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई करवा दोगे यहाँ पे आ जाएगा 10, इसकी मल्टीप्लाई करवा दोगे यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल। हो गया मल्टीप्लाई, इसका काम भी हमारा खत्म हो गया। अब जो चीजें यहाँ पे कट रही हैं उन्हें काट देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देंगे। तो क्या क्या कट रहा है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, 10 H पॉजिटिव से यहाँ पे कितने H पॉजिटिव बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 6 H पॉजिटिव आयन, और कुछ नहीं कट रहा है, तो बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं। तो लिख दो, देखो क्या क्या लिखा जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस में 6 H पॉजिटिव प्लस में 5 H2S, ये हो गया इस साइड वाला काम। अब उस साइड वाले लिख दो, क्या क्या है, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस में 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में 5 सल्फर, और जिसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी 7th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब आ जाती है हमारी लास्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो देख लेते हैं। 8th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी एसिडिफाइड KMnO4 वर्सेस HCl। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं, देखो MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन, और ये क्या बना रहा है, ये बनाएगा मैंगनीज +2 आयन प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। यहाँ पे जो HCl है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो जब आयनिक फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी तो 2 क्लोरीन आयन क्या करते हैं, क्लोरीन गैस बना लेते हैं। देखो बना लिया 2 क्लोरीन आयन ने क्लोरीन गैस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब इसे रिड्यूस करने के लिए चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा देता है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो करवा दो, देखो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 10 क्लोरीन आयन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 16 H पॉजिटिव, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल। इसका काम भी हमारा खत्म हो गया। अब देखो, अब जो कट रहा है उससे काट देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है, तो लिख देते हैं। देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, आप लिखेंगे 2 MnO4 नेगेटिव, यहां पे बचा है 16 H पॉजिटिव प्लस में यहां पे बचे हैं 10 क्लोरीन आयन, और इस साइड क्या बचा है, इस साइड बचे हैं 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस में 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी लास्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जो कि थी आपकी HCl के साथ में। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा HCl के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैन वी यूज, क्या हम HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ H2SO4। इसका जवाब हमने पहले भी दे दिया था कि H2SO4 का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं KMnO4 को एसिडिफाइड करने के, ताकि KMnO4 को हाइड्रोलिसिस होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे वो फर्दर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता है कि क्या हम HCl एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ H2SO4 टू एसिडिफाई KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए। तो आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे, आप कहेंगे नो, नहीं, HCl कांट बी यूज्ड, HCl को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिकॉज, क्यों नहीं किया जा सकता, इट इज रिड्यूसिंग एसिड। ये कैसा एसिड होता है, रिड्यूसिंग एसिड। और रिड्यूसिंग एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एसिड होता है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेंस रिड्यूसेस KMnO4, इसीलिए ये क्या कर देता है, KMnO4 को एसिडिफाइड के साथ साथ रिड्यूस भी कर देता है।
एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स की अमाउंट को डिटरमाइन नहीं करवा पाते हैं अगर हम HCl का इस्तेमाल करते तो। देखो होता क्या है, एसिडिफाइड KMnO4 यानी जब हम KMnO4 को एसिडिफाई करते हैं तो हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं देने होते हैं, क्योंकि उसका काम क्या होता है, KMnO4 का काम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो अगर हम उसे एसिडिफाई करवा रहे हैं तो एसिडिक जो हमने एसिड डाला है अगर वही उसको रिड्यूस कर देगा तो बाकी रिड्यूसिंग एजेंट की अमाउंट हम कैसे निकलवा पाएंगे। जैसे हमने इतनी सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, उनमें सभी में हम क्या कह रहे थे कि एसिडिफाइड KMnO4 उन मॉलिक्यूल में से क्या करवा पा रहा था, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और फिर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था KMnO4। अगर हम HCl से लेके चलते तो HCl ही उसको रिड्यूस कर देता, तो इसमें क्या होता, उनकी जो करेक्ट जो अमाउंट होती है रिड्यूसिंग एजेंट की वो हम फाइंड आउट नहीं करवा पाते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है कि अगर मैं KMnO4 को HCl से एसिडिफाई करवा देता तो ये क्या करता, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता क्योंकि ये रिड्यूस कर देता, और हालांकि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता और इसका काम तो इलेक्ट्रॉन देना ही था क्योंकि हमने इसकी अभी रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस दौरान ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फेल्स हो जाती हैं। इसीलिए हमें HCl का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, KMnO4 को एसिडिफाई करवाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए H2SO4 को। तो ये थी हमारी आयनिक फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। आशा है आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्म की रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन देखेंगे कि किस तरीके से लिखनी होती है। एग्जाम में कभी कभी या तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करें प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट और उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताएं। तो अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है, वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि आयनिक फॉर्म में करें या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में करें रिएक्शन, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख के आ सकते हैं। जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट विद इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो आपने क्या करना होता है, प्रिपरेशन लिख के और इसकी 5 या 6 इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिख देनी होती हैं। वो आप चाहें आयनिक फॉर्म में लिख दें, लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया कि राइट इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन आयनिक फॉर्म या फिर राइट इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो आपने पर्टिकुलर वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी होती हैं। तो आज हमने सीख लिया प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एंड आयनिक फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे करते हैं और पोटासियम परमैंगनेट के यूजेस क्या होते हैं। तो बने रहिए केमिकल के साथ में, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।